नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो बस अभी अभी आजाद हुआ है। उसके पास संसाधन कम है, लेकिन सपने सपने बहुत बड़े हैं। ऐसे में उस देश को भविष्य के लिए एक दूरदर्शी रूपरेखा यानी एक विजनरी रोड मैप की जरूरत थी। हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या जिन्हें हम आम बोलचाल में डीपीएसपी कहते हैं, असल में यही रूपरेखा हैं। तो आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 5 छोटे और आसान हिस्सों में समझेंगे। पहला, डीपीएसपी आखिर हैं क्या? दूसरा, एक कल्याणकारी राज्य के क्या लक्ष्य होते हैं? तीसरा, इनकी 3 वैचारिक स्तंभ। चौथा, ये प्रमुख निर्देश असल व्यवहार में कैसे काम करते हैं? और पांचवां, इनकी प्रवर्तनीयता और कानूनी टकराव। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक का ये सफर वाकई बेहद रोमांचक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। भाग 1, डीपीएसपी क्या हैं? भविष्य के अधिकार। अगर हम इन अधिकारों की शुरुआत को देखें तो कहानी बड़ी रोचक है। हमने इन्हें आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में शामिल किया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि आयरलैंड ने भी इसे खुद नहीं बनाया था। उन्होंने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। ये बात कितने बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे अच्छे विचार सरहदें पार करके एक नए राष्ट्र की नींव बन जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उठता है। एक बिल्कुल नया बना देश उन अधिकारों की गारंटी कैसे दे सकता है जिनका खर्च वो अभी उठा ही नहीं सकता? जब हमारी संविधान सभा बैठी थी तो उनके सामने ठीक यही सबसे बड़ी दुविधा थी। देश के पास तब इतने संसाधन नहीं थे कि हर एक नागरिक को रातों रात सारी सुविधाएं और आर्थिक अधिकार दे दिए जाएं। तो फिर इसका क्या हल निकाला गया? इसका एक बहुत ही स्मार्ट समाधान निकाला गया। संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने अधिकारों को 2 बिल्कुल अलग अलग श्रेणियों में बांटने का सुझाव दिया। पहली श्रेणी थी मौलिक अधिकार, जो तुरंत लागू होंगे और राज्य पर कुछ पाबंदियां लगाएंगे। और दूसरी श्रेणी बनी डीपीएसपी। ये हमारे भविष्य के लक्ष्य थे, जो राज्य के लिए सकारात्मक निर्देश तो हैं लेकिन गैर प्रवर्तनीय हैं, यानी इन्हें लेकर कोई तुरंत अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। इसे लेकर संविधान सभा के एक सदस्य KT शाह का एक बड़ा ही मशहूर कथन है। उन्होंने डीपीएसपी को एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करे। बिल्कुल सटीक बात है। अनुच्छेद 37 भी साफ तौर पर यही कहता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई राज्य इन निर्देशों का तुरंत पालन नहीं कर पाता है तो आम नागरिक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये पूरी तरह से राज्य की अपनी सुविधा और उसके पास मौजूद संसाधनों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर। कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य, सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो आखिर इन निर्देशों के पीछे का असली मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ किताबों में लिखी कागजी बातें नहीं हैं। इनके पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य देश के नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालना और उनके लिए सही मायनों में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। अब ये कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार अपने नागरिकों की सेहत, पोषण और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेती है। इसका सीधा सा लक्ष्य ये है कि समाज में जो आय, स्थिति और अवसरों की खाई है उसे पाटा जाए, ताकि हर इंसान को आगे बढ़ने का बिल्कुल बराबर मौका मिल सके। वक्त के साथ एक डीपीएसपी कैसे एक पक्के अधिकार में बदल सकता है, इसका सबसे शानदार उदाहरण है शिक्षा का अधिकार। शुरुआत में जब हमारे पास संसाधन कम थे तो बच्चों की शिक्षा का लक्ष्य अनुच्छेद 45 में महज एक निर्देश के रूप में रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे देश मजबूत हुआ, साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसे अनुच्छेद 21A में शामिल कर लिया गया और बूम, ये एक पूरी तरह से लागू होने वाला मौलिक अधिकार बन गया। चलिए आते हैं भाग 3 पर। 3 वैचारिक स्तंभ, निर्देशों का वर्गीकरण। अब अनुच्छेदों की ये जो पूरी लिस्ट है, ये देखने में थोड़ी लंबी और बोरिंग लग सकती है। हालांकि हमारे संविधान ने आधिकारिक तौर पर इन्हें किसी श्रेणी में नहीं बांटा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे आसानी से समझने के लिए 3 मुख्य वैचारिक स्तंभों में बांट दिया है। ये 3 स्तंभ कुछ इस तरह हैं। पहला है सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत, जो समाज में बराबरी लाने पर सबसे ज्यादा जोर देता है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, जो पूरी तरह से महात्मा गांधी के विचारों और उनके सपनों के भारत पर टिका है। और तीसरा है
उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत, जो एक आधुनिक प्रोग्रेसिव राज्य का खाका तैयार करता है। इन 3 श्रेणियों में बांटने से इन अनुच्छेदों को समझना एकदम आसान हो जाता है। अब रुख करते हैं भाग 4 का, प्रमुख निर्देश, व्यवहार में दृष्टिकोण और वास्तविकता को जोड़ना। सिद्धांत तो हमने अच्छे से समझ लिए, लेकिन असल दुनिया में ये निर्देश काम कैसे करते हैं? चलिए कुछ उदाहरणों से देखते हैं कि कैसे ये अनुच्छेद आने वाली सरकारों के लिए एक पक्की चेकलिस्ट का काम करते हैं। तो ये रहे कुछ अहम अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। और वहीं अनुच्छेद 50 ये पक्का करता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रूप से काम करें, ताकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से निष्पक्ष बनी रहे। अनुच्छेद 40 यानी ग्राम पंचायतों को लेकर उस दौर में जो ऐतिहासिक बहस हुई थी, वो वाकई सुनने लायक है। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि ग्रामीण सशक्तिकरण और कुटीर उद्योगों के लिए पंचायतें बहुत जरूरी हैं, लेकिन इसके उलट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि पंचायतों से स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और असमानता और ज्यादा बढ़ सकती है। इस तीखी बहस का ही नतीजा था कि संविधान ने इसे राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया। कुछ राज्यों ने, जैसे राजस्थान ने, इसे तुरंत अपना लिया, जबकि नागालैंड जैसे राज्यों ने इसे नहीं अपनाया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये नाम तो अक्सर खबरों में छाया रहता है। इसका सरल सा मतलब है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एक ही समान कानून हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। आज की तारीख में हमारे आपराधिक कानून तो सबके लिए एक हैं, लेकिन नागरिक मामले अलग-अलग धार्मिक कानूनों के हिसाब से चलते हैं। अभी तक की बात करें तो गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहां ये समान नागरिक संहिता लागू है। दूसरी तरफ हमारे पास हैं अनुच्छेद 39 और 42, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 39 कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष। साथ ही अनुच्छेद 42 कार्यस्थलों पर काम करने की अच्छी और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करता है, और महिलाओं के लिए मातृत्व राहत, यानी वो जो 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है ना, ऐसे बेहद जरूरी प्रावधानों की बात करता है। इसी कड़ी में अगर हम अनुच्छेद 47 और 48 पर नजर डालें तो इनका सीधा कनेक्शन हमारी सेहत और खेतीबाड़ी से है। अनुच्छेद 47 राज्य को निर्देश देता है कि वो लोगों का पोषण स्तर सुधारे और नशीले पेय पदार्थों पर रोक लगाए। यही कारण है कि हम अक्सर कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध देखते हैं। वहीं अनुच्छेद 48 खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करने और दुधारू पशुओं को बचाने पर खास जोर देता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, प्रवर्तनीयता और कानूनी टकराव, अदालत की लड़ाई। जरा सोचिए, जब तुरंत लागू होने वाले मौलिक अधिकारों और इन भविष्य के गैर प्रवर्तनीय नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव होता है, तो जीत किसकी होती है? इसी सवाल की वजह से अदालत के कमरों में कई बड़ी और ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कई बार कोशिश की है। 1951 के मशहूर चंपकम दोराईराजन केस में कोर्ट ने साफ कहा कि मौलिक अधिकार DPSP पर हावी रहेंगे। फिर 1967 के गोलकनाथ केस में भी इसी बात को दोहराया गया। लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में एक बहुत ही अहम फैसला आया। कोर्ट ने माना कि इन दोनों के बीच एक बेहतरीन संतुलन होना चाहिए। हालांकि पड़रा हमेशा मौलिक अधिकारों का ही भारी रहेगा। तो इन सब बातों को समेटते हुए हम इन निर्देशों को आखिर कैसे देखें? जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ KC वियर ने इन्हें लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, और ये सच भी है। ये आने वाली सरकारों के लिए एक मॉरल कंपास, एक नैतिक दिशा निर्देश हैं। ये कोई डराने वाली सख्त कानूनी संविदा नहीं है, बल्कि ये याद दिलाते हैं कि जो भी सरकार सत्ता में आए, उसका अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ जनता का कल्याण करना ही होना चाहिए। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर कोई अधिकार महज भविष्य के लिए किया गया एक वादा है, तो क्या उसकी असली ताकत अदालत के बंद कमरों में है, या फिर एक लगातार आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की अंतरात्मा में? सीमित संसाधनों और अनंत अधिकारों के बीच का ये तालमेल हम सभी के सोचने के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखिए।